अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत वाफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक-ठाक। और आ गई हूँ मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और इस कहानी को एंड तक सुनिए। कहानी का नाम है कोठरी में कत्ल। ये उन दिनों की बात है जब मैं अंदरूनी पंजाब के एक इलाके में बतौर अफसर इंचार्ज तैनात हुआ था। मेरे इलाके में जो गांव आते थे उनमें से एक का नाम सआदतपुर था। एक दिन सआदतपुर का नंबरदार थाने आया। उसके साथ एक नौजवान आदमी था जो लिबास और हुलिये से खाते पीते घर का लगता था। नंबरदार से पता चला कि उस नौजवान आदमी का नाम सानवल है और वो खुशहाल ज़मींदार है। मेरे पूछने पर नंबरदार ने बताया कि सानवल की घरवाली कल से लापता है। तफसील पूछने पर मालूम हुआ कि लापता होने वाली लड़की की उम्र 22-23 बरस होगी। उसका नाम गुलबहार था, लेकिन वो गुल्लू के नाम से पुकारी जाती थी। तुम्हारी घरवाली कल से लापता है, मैंने गुस्से से कहा, और आज तुम उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने आए हो? इज्जत गैरत का मसला था आगा जी, सानवाल ने शर्मिंदा लहजे में कहा। पहले हम अपने तौर पर तलाश करते रहे, फिर उसके बाद गुल्लू के वालिदैन के घर से पता किया। उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया, बल्कि उल्टा मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि मैंने उनकी बेटी को खुद गायब किया है। शादी को कितना अरसा हुआ है, मैंने पूछा। सिर्फ 3 माह हुए हैं सरकार, उसने कहा। किसी से दुश्मनी होगी तुम्हारी, मैंने कहा। नहीं आगा जी, सानवल ने ज़रा अकड़ कर कहा। आपकी दुआ से पूरे इलाके में किसी की हिम्मत नहीं है कि वो मुझसे दुश्मनी कर सके। किसी किस्म का कोई शक? हाँ सरकार, उसने फौरन कहा। मुझे शक है गुल्लू शादी से पहले किसी और को पसंद करती थी और मौका मिलने पर उसके साथ भाग गई। इस शक की कोई वजह, मैंने पूछा। मेरा ससुराल बहलूरपुर में है, सानवल ने तफसील बताते हुए कहा। 3 माह पहले गुल्लू को ब्याह कर मैं लेकर आया था। शादी के कुछ दिनों बाद भी वो चुप चुप और उदास उदास सी लगती थी। किसी ने खास तौर पर तवज्जो न दी, क्योंकि अक्सर लड़कियां माँ बाप का घर छोड़ने के बाद कुछ दिन उदासी और खामोशी से ही रहती हैं। उनके इस रवैये को शर्म और हया भी समझा जाता है। लेकिन जब गुल्लू की उदासी और कम सुखनी तवील होती गई तो गांव की औरतें तरह तरह की बातें करने लगी। बात तो साफ लफ्ज़ों में कहने लगी कि गुल्लू इस शादी से खुश नहीं लगती। घर से कोई रकम वगैरह गायब हुई है, मैंने पूछा। मैं आपको बताना भूल गया था, सानवाल ने माथे पर हाथ मारते हुए कहा। उसके पास जितना जेवर था और रेशमी कपड़े जिस ट्रंक में थे वो गायब है। उसके पैरों में सोने की वजनी झांझर भी थी, जो मैंने उसे पहनाई थी। मालूम होता है कि उसने अपने आशना से शादी के बाद भी राब्ता रखा हुआ था। वो बाकायदा प्रोग्राम बनाकर गायब हुई है। मैंने गुल्लू की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली और उसी वक्त गुमशुदा लड़की का हुलिया नोट करके इश्तेहार शोर व होगा जारी कर दिए। उसके बाद मैंने नंबरदार मियाँ खान और सानवल को जाने की इजाजत दे दी और कहा कि जरूरत पड़ने पर मैं उनको थाने बुला लूंगा। वो दोनों चले गए तो मैं इस केस पर गौर करने लगा। मैं जूं गौर करता गया, मुझे साफ नजर आने लगा कि ये इश्क और मोहब्बत का जज्बाती ड्रामा है जो गुल्लू ने अपने आशना के साथ मिलकर खेला है। मैंने जरूरी समझा कि गुल्लू के वालिदैन से भी कुछ पूछगछ कर लूं। यही सोचकर मैंने एक कांस्टेबल को बहलूलपुर भेजा कि वो गुल्लू के वालिदैन को थाने लेकर आ जाए। कांस्टेबल चला गया और कुछ वक्त बाद गुल्लू के वालिदैन को साथ लेकर आ गया। दोनों खासे घबराए हुए और परेशान नजर आ रहे थे। मैंने उनको तसल्ली दिया और आराम से बैठा दिया। गुल्लू की माँ का नाम सरदारा और बाप का नाम कर्माजट। मैंने उनसे उनकी बेटी गुल्लू की गुमशुदगी के बारे में कुछ बातें की। फिर उन्हें बताया कि गुल्लू के खाविंद सानवल ने यह इल्जाम लगाया है कि वो अपने किसी आशना के साथ भाग गई है और उसके शादी से पहले के ही ताल्लुकात थे। ये इल्जाम गलत है, गुल्लू की माँ ने कहा। हमारी लड़की को सानवाल ने खुद कहीं गायब कर दिया है। गुल्लू जबान की जरा तेज थी और उन लोगों के घर में मामूली मामूली बात पर बीवियों को बेरहमी से मारने का रिवाज है। हो सकता है गुल्लू को कोई मोहलिक चोट लग गई हो जो जानलेवा साबित हुई हो। सानवाल ने मेरी बेटी को कहीं दबा दिया हो। मुझे ये सुनकर हैरानी हुई कि गुल्लू की माँ कह रही थी कि गुल्लू जुबान की जरा तेज थी, जबकि उसका खाविन सानवाल मुझे बता गया था कि वो खामोश रहती थी। मैंने गुल्लू के वालिदैन से अपने मतलब की कुछ और बातें पूछी और उन्हें ये कहकर फारिग कर दिया कि वो अपने तौर पर गुल्लू का सुराग लगाने की कोशिश करें और जो ही कोई ऐसी बात मालूम हो जो उनकी बेटी गुल्लू की बाजियाबी में मदद कर सके तो फौरन मुझे इतला दें। मैंने उन्हें खूब तसल्ली देकर भेज दिया। मेरा हेड कांस्टेबल सादुल्ला बड़ा तजुर्बाकार आदमी था। वो तफ्तीशी मामलात की खासी समझ बूझ रखता था। मैंने उसकी ड्यूटी लगा दी कि वो अपने तौर पर इस बात का सुराग लगाने की कोशिश करे
मामला चूंकि खासा संगीन था, इसलिए मैंने अपने एएसआई चौधरी करम करम इलाही को भी जरूरी हिदायत देकर इस काम पर लगा दिया कि वो अपने मुखबरों का जाल फैला दे। यूं मैंने सादतपुर और बहलूलपुर के दरमियान जगह जगह आंखों और कानों का जाल बिछा दिया। मैंने खुद भी दोनों इलाकों में जाकर सुराग लेने की कोशिश की, लेकिन कुछ हाथ ना आया। ये लोग जमींदार थे और बाअसर भी थे। लोग उनके मुतालिक कोई बात मुंह से निकालते हुए डरते थे। इस इलाके में ये लोग बालिके के नाम से मशहूर थे। एक दिन गुजर गया था, दूसरे दिन के 12 बजे तक मेरी तफ्तीश 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी थी। मैंने जो मुखबिर बहलूलपुर में छोड़ रखे थे, उनसे कहा था कि वो ये मालूम करने की कोशिश करें कि गुमशुदा गुल्लू के वहां के किसी नौजवान के साथ ताल्लुकात थे। अगर कोई ऐसी बात मालूम हो जाए तो उस नौजवान को थाने लेकर आए। मुझे पूरा यकीन था कि अगर कोई ऐसी बात हुई तो छुपी नहीं रह सकेगी। खास तौर पर गांव वालों में ऐसी बातें बिल्कुल नहीं छुपाई जा सकती। तकरीबन 2 बजे का वक्त होगा जब बहलूलपुर से एक मुखबिर आया। उसके साथ एक औरत भी थी जो शक्ल और सूरत से बड़ी घाघ नजर आ रही थी। उसकी उम्र यही कोई 30-32 साल के लगभग होगी। मुखबिर ने मुझे बताया कि ये औरत गुल्लू के वालिदैन के घर सफाई और बर्तन मांजने का काम करती है। मेरी मुखबिर ने बड़ी होशियारी से उस औरत के साथ दोस्ती पैदा कर ली थी और उससे अपने काम की बात उगलवा ली थी। मेरे पूछने पर उस औरत ने बताया कि गुल्लू के एक नौजवान के साथ ताल्लुकात थे और ये इश्क और मोहब्बत वाला मामला था। ये मामला इतना राजदारी से चल रहा था कि उस औरत के सिवा किसी को इसकी खबर नहीं थी। इनकी मुलाकातें इस औरत के जरिए उसके घर में ही होती थी। वो बड़ी राजदारी से अपने घर में उनकी मुलाकातें कराती थी और उसका उसे गुल्लू से अच्छा खासा मुआवजा मिलता था। उस औरत ने गुल्लू के आशिक का नाम शम्स बताया था। मैंने इससे अपने मतलब की कुछ और बातें पूछी और उसे जाने की इजाजत दे दी। जाने से पहले उस औरत ने हाथ जोड़कर मुझसे कहा कि किसी को पता न चले कि मैंने ये बातें आपको बताई हैं। मैंने उसे तसल्ली देकर भेज दिया। शम्स कहाँ है? औरत के जाने के बाद मैंने अपने मुखबिर से पूछा और कहा उसे साथ लेकर क्यों नहीं आए? शम्स गांव में नहीं है, मुखबिर ने कहा। वो उसी दिन से गायब है जिस दिन से गुल्लू लापता हुई है। उसके घर वालों को भी नहीं पता कि वो कहाँ है। ये सुनकर मेरा ये शक यकीन में बदल गया कि गुल्लू अपने चाहने वाले के साथ में निकल गई है। मैंने अपने मुखबिर से कहा कि वो बहलूलपुर में ही रहे और अपनी आंखें खुली रखे। शम्स के घर पर खास नजर रखे। जो ही वो नजर आए फौरन थाने में इत्तला कर दे। मुखबिर चला गया। मैं इस केस पर गौर करने लगा। अब मेरी तफ्तीश का सारा दारोमदार मुखबिरों की कारगुजारी पर और इश्तिहारी शोर गोगा पर थी। मुखबिर शम्स और गुल्लू का सुराग लगाते या इश्तिहार शोर गुगा के नतीजे में किसी और इलाके के थाने से उन दोनों के बारे में कोई इत्तला आ जाती। ऐसी ही किसी इत्तला के इंतजार में दूसरा दिन भी गुजर गया और फिर तीसरे दिन इत्तला आ गई, मगर ये बड़ी अजीब व गरीब इत्तला थी। दोपहर का वक्त था। मैं थाने में बैठा एक लड़ाई झगड़े के मामले को निपटा रहा था कि करीबी गांव दत्तूवाल का नंबरदार सारूबान आ गया। उसके साथ दो नौजवान भी थे जिनके हवाइयां उड़ रही थी। वो थाने के माहौल से खासे खौफजदा नजर आ रहे थे। सबसे अजीब बात यह थी कि उन्होंने मिलकर एक जस्ती ट्रंक उठा रखा था। ट्रंक को ताला नहीं लगा था। नंबरदार के कहने पर उन्होंने वो ट्रंक नीचे रख दिया और बाजू हिला हिलाकर थकावट उतारने लगे। मैंने नंबरदार से पूछा कि ये दोनों कौन है और इस ट्रंक में क्या है। नंबरदार ने बताया कि ये दोनों भाई हैं। बड़े का नाम रोशन और छोटे का नाम जैन है। बाकी बात ये खुद सुनाना चाहेंगे। मैंने सवालिया नजरों से दोनों भाइयों को देखा तो बड़े भाई रोशन ने बोलना शुरू कर दिया, जबकि छोटा भाई खामोश ही रहा। उसने जो बात सुनाई वो मैं मुख्तसर आपको सुना देता हूँ। ये दोनों भाई दत्तूवाल के रहने वाले थे। रोशन शादीशुदा था। दत्तूवाल खासा बड़ा गांव था। वहां पर मुख्तलिफ अशिया की दुकानें बहुत ज्यादा थी। लोगों को खरीदारी में बहुत सहूलत रहती थी। इर्द गिर्द के देहात से लोग खरीदारी के लिए दत्तूवाल ही जाते थे। गुज़िश्ता रोज जब रोशन और जैन घर में नहीं थे, एक मर्द और दो औरतें उनके घर आई। घर में सिर्फ उनकी वालदा और रोशन की बीवी थी। औरतों ने पीने के लिए पानी मांगा तो रोशन की वालदा ने देहात के रिवाज के मुताबिक लस्सी से उनकी तवाज़े की। उन लोगों के पास एक नया जस्ती ट्रंक था जो उन्होंने बाहर रखा हुआ था। मर्द को घर के अंदर नहीं बुलाया गया था, वो बाहर ही रहा। दोनों औरतों ने बताया कि वो शादी का सामान खरीदने के लिए दत्तूवाल आए हैं। इस ट्रंक की वजह से खरीदारी में बड़ी दिक्कत हो रही है। एक औरत ने, जो उम्र में बड़ी थी, रोशन की माँ से कहा कि वो उनका ट्रंक कुछ देर के लिए अपने घर में रख ले, तो वो खरीदारी के बाद अपना ट्रंक ले जाएंगे। दोनों ने ये नहीं बताया कि वो किस गांव से आई है। न रोशन की माँ ने उससे पूछा।
उन्होंने ट्रंक अमानत के तौर पर रख लिया। दोनों औरतें मर्द के साथ चली गईं। ये सुबह की बात थी और पूरा दिन गुजर गया मगर वो लोग ट्रंक लेने नहीं आए। फिर शाम का अंधेरा फैलने लगा मगर फिर भी ट्रंक के मालिक नहीं आए। रोशन और जैन शाम को घर आए तो उनकी माँ ने उन्हें जो ट्रंक के मुतालिक बताया कि दो औरतें सुबह ये संदूक रख गई हैं और अब रात होने पर भी वापस लेने नहीं आई। ये सुनकर बड़े भाई रोशन का माथा ठनका, वो परेशान हो गया। उसने फौरन बैठक में पड़ा ट्रंक देखा। उसने करीब जाकर गौर से ट्रंक का मुआयना किया तो उसे कुछ अजीब सी बदबू का एहसास हुआ। ट्रंक के कुंडे पर ताला नहीं लगा हुआ था। उसे शक हुआ तो उसने ट्रंक खोल लिया। ट्रंक का खुलना ही था कि जबरदस्त बदबू का एक भपका उसके नथनों से टकराया। ट्रंक के अंदर एक औरत की मुड़ी तुड़ी लाश ठुसी हुई थी। सब घर वालों के हाथ पांव फूल गए। उनकी माँ और रोशन की बीवी हुस्ना तो थर थर कांपने लगे। जूं तू करके खौफ के आलम में सारी रात गुजारी और सुबह होते ही नंबरदार को इत्तला की। नंबरदार ने खुद जाकर ट्रंक में पड़ी हुई लाश को देखा और दोनों भाइयों को ट्रंक समेत लेकर थाने आ गया। मैंने ट्रंक खुलवाया। ट्रंक में एक निहायत खूबरू लड़की की लाश पड़ी थी। लाश के जिस्म पर पूरे कपड़े थे जो खासे महंगे थे। मैंने मुआयने के लिए लाश ट्रंक से बाहर निकाली। ये एक 22-23 साल की खूबसूरत लड़की थी। दरमियाना कद, रंग गोरा और घने सियाह बाल खासे लंबे थे। उसने फूलदार रेशमी कपड़े पहने हुए थे। पाँव में जूती नहीं थी। मुझे लाश के बदन पर एक ऐसी चीज नजर आई जिसने मुझे चौंका दिया। ये सोने की एक झांझर या पाजेब थी जो मकतूला के बाएं टांग में पड़ी हुई थी। मेरे जहन में फौरन गुमशुदा गुल्लू के खाविन सानवाल की ये बात याद आ गई। उसने कहा था कि उसने अपनी बीवी को सोने की एक वजनी झांझर लेकर दी थी। अब उस लड़की की लाश के पांव में भी झांझर नजर आ रही थी। उसने मेरे जहन में ये ख्याल पैदा किया कि हो सकता है ये सानवाल की लापता बीवी गुल्लू की लाश हो। ये तो बाद में तस्दीक करने पर ही पता चलना था। मैंने लाश का नजरी मुआयना करने के बाद सूरत हाल मुरतब किया। मकतूला को किसी तेजधार आले से ज़ुबह किया गया था। उसकी शहरक कटी हुई थी। उसके बाद मकतूला के सीने पर दिल के मुकाम से जरा हटकर तेजधार आले का जख्म था जो गालबन खंजर या लंबे फल वाले चाकू का था। मैंने रोशन से पूछा कि उसकी माँ और बीवी ट्रंक रखकर जाने वाली औरतों और मर्दों को शनाख्त कर लेंगी। मैंने ये बात उनसे पूछी थी, रोशन ने कहा। उसके जवाब में दोनों एक दूसरे का मुंह तकने लगी थी। फिर मेरी बीवी ने बड़ी सोच विचार के बाद कहा कि उन औरतों में जो बड़ी उम्र की थी उसके माथे पर एक सियाह रंग का मस्सा नुमाया था। सामने आने पर वो इस औरत को जरूर पहचान लेगी। मेरे लिए ये नई परेशानी खड़ी हो गई थी। गुमशुदगी के केस की तफ्तीश करते करते कत्ल के केस से पाला पड़ गया था। मैंने फौरी तौर पर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इससे पहले मैंने फोटोग्राफर को बुलाकर लाश की तस्वीरें बनवा ली और जिस्म पर मौजूद निशानात नोट कर लिए। मेरे दो कांस्टेबल मोहम्मद हुसैन और गफूर लाश के साथ चले गए। इस काम से फारिग होकर मैंने रोशन और उसके भाई जैन की तरफ तवज्जो दी। उन दोनों के बयान पर ही मैंने एतबार नहीं करना था। जब तक मुकम्मल इंक्वायरी ना कर लेता, मैंने दोनों भाइयों को मुश्तबा बैठा लिया और नंबरदार से कहा कि वो अपने गांव में नजर रखे और किसी किस्म का सुराग लेने की कोशिश करे। उसके बाद मैंने रोशन की माँ और उसकी बीवी हुस्ना को भी थाने बुलाने का फैसला कर लिया। चूंकि लाश दोनों भाइयों ने पेश की थी इसलिए मैंने एहतियातन शक की बिना पर दफा 54 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी तफ्तीशी इम्कानात को सामने रख कर की गई थी। इंसान जुर्म करते वक्त कितनी ही अक्लमंदी का मुजाहरा करे, जुर्म छुप नहीं सकता। इंसान का कत्ल हजम करना मुश्किल होता है। मैंने पुलिस सर्विस में ऐसे बेशुमार केसों की तफ्तीश की है जिनमें सगे रिश्तों का खून सफेद हो गया और मुजरिम अदालत की सजा से बच गए, मगर वो बाद में कुदरत के कानून से न बच सके। मैं इस केस पर गौर कर रहा था और मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार था। हेड कांस्टेबल सादुल्ला ने मुझे मशवरा दिया कि 2 दिन पहले जो आदमी अपनी बीवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा के गया था, उसको बुलवाकर लाश की शनाख्त करवाई जाए। सादुल्ला हेड कांस्टेबल था लेकिन उसका जहन किसी तफ्तीशी अफसर की तरह चलता था। मैं उसके मशवरे पर बहुत खुश हुआ। ये ख्याल मुझे भी आ जाना चाहिए था, लेकिन अगर देर से आता और लाश दफन हो चुकी होती तो फिर शनाख्त कराना मसला बन जाता। मैंने उसी वक्त एक कांस्टेबल को सानवाल के घर भेज दिया कि वो सानवाल को और नंबरदार को अपने साथ ले आए। थोड़े वक्त बाद वो कांस्टेबल जो लाश पोस्टमार्टम के लिए लेकर गए थे वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर आ गए। डॉक्टर ने भी वही 2 जख्म लिखे थे जो मैं बयान कर चुका हूँ।
मौत की वजह तेज धार आले से शेरक का कटना लिखी गई थी। एक नई बात जो डॉक्टर ने लिखी थी वो ये थी कि मकतूला कुंवारी नहीं बल्कि हामिला थी। आज इतने बरस गुजर जाने के बाद ठीक से याद नहीं कि डॉक्टर ने कितने माह का हमल बताया था। बस इतना याद है कि अभी बच्चे में जिंदगी के आसार पैदा नहीं हुए थे, यानी हमल की इब्तिदाई महीने थे। जिस कांस्टेबल को मैंने सानवाल को लाने के लिए भेजा था वो आ गया। सानवाल उसके साथ नहीं था। उसने बताया कि सानवाल घर में कहीं भी नहीं मिला। गांव के एक लड़के ने बताया कि सानवाल को उसने गांव में ही देखा था। वो जानबूझकर गायब हो गया है। कांस्टेबल ने उसके घर वालों से सख्ती से कहा कि सानवाल को फौरी तौर पर थाने पेश करें, वरना सख्त कार्रवाई होगी। मैंने एक कांस्टेबल बहलूलपुर रवाना किया सानवाल के ससुराल, और उसे वहां से गुल्लू के वालिदैन को थाने लेके आने के लिए कहा। तकरीबन असर के वक्त वो कांस्टेबल गुल्लू के वालिदैन को लेकर आ गया। बहलूलपुर का नंबरदार भी उनके साथ था। लास्ट पोस्टमार्टम के बाद आ गई थी। मैंने दोनों मियाँ बीवी को लाश दिखाई। लाश देखते ही माँ ने सीना कुबी शुरू कर दी। वो दहाड़े मार मार कर रोने लगी। मैं न कहती थी मैं न कहती थी, उसने बिलखते हुए कहा कि मैं न कहती थी कि सानवाल ने मेरी बेटी को मार दिया होगा। माँ के दिल दहला देने वाले बैन साबित कर रहे थे कि ये लाश मफकूदुल खबर गुल्लू की है। गुल्लू के वालिद और गांव के नंबरदार ने भी लाश को शनाख्त कर लिया। चूंकि मकतूला का खाविन थाने पहुंचा नहीं था, इसलिए मैंने लाश को कागजी कार्रवाई के बाद मकतूला के वालिदैन के हवाले कर दिया ताकि उसके कफन दफन का इंतजाम करे। अगर तफ्तीशी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो कत्ल की वारदात तकरीबन वाज़ेह हो चुकी थी। अभी असल मरहला ये था कि कातिल को पकड़कर उसके खिलाफ सबूत भी हासिल करने थे। एक ख्याल ये था कि गुल्लू को उसके आशना ने ही कत्ल कर दिया हो, लेकिन इसका कोई माकूल वजह मुझे समझ में नहीं आ रही थी। एक और ख्याल ये भी आया, हो सकता है कि गुल्लू को उसके आशना शम्स के वर्षा ने कत्ल कर दिया हो। एक और बात जो उलझन का बाज बनी हुई थी, वो लाश का ट्रंक में बंद दत्तूवाल के एक घर से मिलना था। इस तरह दोनों भाई रोशन और जैन भी मुश्तबा ठहरते थे। मैंने उन्हें दोबारा शामिल तफ्तीश करना था। एक और शख्स ऐसा था जिस पर शुबा था, वो था मकतूला का खाविन सानवाल। मुझे मकतूला की माँ के बहन बहुत अच्छी तरह से याद थे। उसने रोते हुए कहा था, मैं ना कहती थी कि सानवाल ने मेरी बेटी को मार दिया होगा। मैं जितना इस कत्ल की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करता, ये उतनी ही उलझ जाती। मैंने सबसे पहले दोनों भाइयों को खंगालना शुरू किया जिनके घर में मकतूला की लाश मिली थी। मैंने उन पर अपनी पूरी तफ्तीशी सलाहियतें सर्व कर दी। घुमा फिरा कर इतने सवाल किए कि खुद मेरा सर दुखने लगा, लेकिन दोनों भाइयों से कुछ भी हासिल न हुआ। मुझे यकीन हो गया कि इस कत्ल में उनका कोई हाथ नहीं और न ही कोई ताल्लुक है। अब मैंने शम्स और सानवाल को सामने रख लिया। शम्स वैसे ही लापता था और सानवाल बुलाने के बावजूद नहीं आया था। मुझे सानवाल पर तैश आने लगा। मैंने एएसआई को बुलाकर कहा कि वो 2 कांस्टेबल को साथ लेकर जाए और सानवाल को बाकायदा गिरफ्तार करके ले आए। इसके लिए उसे सानवाल की हवेली की तलाशी भी लेनी पड़े तो बेदरे ले ले। कोई बीच में रुकावट आए तो उसे हटाकर उसकी तलाशी ले ले। उसका यूं रूपोश हो जाना मेरे शक को पुख्ता कर रहा है। एएसआई सानवाल को लेने के लिए चला गया। अभी तक बहलूलपुर से गुल्लू के आशना शम्स के मुतालिक कोई इत्तला नहीं आई थी। अब तो मुझे इस बात का भी शक होने लगा था कि ऐसा तो नहीं कि गुल्लू के खानदान वालों ने शम्स और गुल्लू को फरार होते देख लिया हो और दोनों को कत्ल कर दिया हो। मगर जो चीज़ मुझे उलझन में डाल रही थी वो ये थी कि कातिल या कातिलों ने गुल्लू को भी शम्स के साथ ही क्यों न दबा दिया, और उन्होंने शम्स की लाश को कहीं और दबा दिया और गुल्लू की लाश को ट्रंक में डालकर दत्तूवाल के किसी घर में छोड़ने की क्या ज़रूरत थी। एएसआई जो सानवाल को लेने गया था वो खाली हाथ वापस आ गया। उसने बताया कि सानवाल गांव में मौजूद नहीं है। उसकी हवेली की तलाशी भी ली है, लेकिन वो वहां पर भी नहीं मिला। मैं हैरान हुआ कि आखिर सानवाल कहाँ चला गया। इस तरह तो वो अपने खिलाफ शक को मजबूत कर रहा था। अब मुझे यह यकीन होने लगा था कि ये कत्ल सानवाल ने ही किया है। उसने अपनी ज़ुबान से मुझे बताया था कि उसे शक है कि उसकी बीवी की शादी से पहले किसी और से ताल्लुकात होंगे। वो उसी के साथ भाग गई है। ये भी हो सकता है कि सानवाल ने गुल्लू और उसके आशना को रंगे हाथों पकड़ लिया हो। देहात में ऐसे जुर्म की सज़ा मौत से कम नहीं होती। अब सानवाल को गिरफ्तार करना बहुत ज़रूरी हो गया था। मैंने इरादा कर लिया कि अगर 1-2 रोज़ मज़ीद सानवाल ना मिला तो उसके लिए भी इश्तिहार शोरो होगा जारी कर दूंगा। लेकिन इश्तिहार शोरो होगा की नौबत ही नहीं आई। अगले दिन सानवाल खुद ही थाने में आ गया। गांव का नंबरदार उसके साथ था। मुझे सानवाल पर बहुत गुस्सा था। मैं बड़ी मुश्किल से गुस्से को पी गया और बड़ी सख्ती से पूछा कि वो कहाँ गायब हो गया था।
میں खौफजदा हो गया था जनाब, उसने बड़ी आजिज़ी से कहा। मैं तो पहले ही मजलूम इंसान हूँ। मेरे साथ बहलूलपुर वालों ने धोखा किया है। उन्होंने एक ऐसी लड़की का रिश्ता मुझे दे दिया जिसका दिल कहीं और लगा हुआ था। वो तो अपनी हरकत की वजह से बुरे अंजाम को पहुंच गई, लेकिन मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर गई है। मैंने सुना है कि उसकी माँ ने थाने में मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि मैंने उसकी बेटी को मार दिया है। मुझे तो ये दोनों माँ बेटी चंडाल लगती हैं। मैं तो बिल्कुल बेगुनाह हूँ जनाब। मैंने उससे ज़्यादा सर खपाना मुनासिब न समझा और हवालात से रोशन और जैन को बुला लिया। मैंने दोनों भाइयों से कहा कि वो इस बंदे को गौर से देखें और बताएं कि यही आदमी उनके घर में लाश और ट्रंक छोड़ गया था। हम तो उस वक्त घर में नहीं थे माई बाप, रोशन ने कहा। हम कैसे निशानदही कर सकते हैं? जो औरतें और मर्द ट्रंक रख गए थे उनको सिर्फ मेरी माँ और बीवी ने देखा है, वही शनाख्त कर सकती हैं। बेहतर होगा आप उनको बुलवा लें। मैंने उसी वक्त एक कांस्टेबल से कहा कि वो तांगा लेकर दत्तूवाल जाए और जितनी जल्दी हो सके रोशन की माँ और घरवाली को साथ लेकर आए। कांस्टेबल उसी वक्त चला गया और सिर्फ आधे घंटे बाद दोनों औरतों को साथ लेकर आ गया। मैं सानवल पर नजर रखे हुए था। वो खासा परेशान नजर आ रहा था। उन औरतों को देखकर वो इधर उधर यूं ही गर्दन घुमाने लगा। मैंने दोनों औरतों से कहा कि वो इस आदमी को गौर से देखें और बताएं कि जो औरतें उनके घर ट्रंक छोड़ गई थी ये उनके साथ था या नहीं। हमने उनके साथ के आदमी को नहीं देखा था, रोशन की माँ ने कहा। दोनों औरतों में से एक औरत लस्सी का गिलास बाहर ले गई थी। हमने सिर्फ औरतों को ही देखा था। औरतों की बातें सुनकर सानवाल के चेहरे पर रौनक लौट आई। आप मुझ पर खौमखा शक कर रहे हैं आगा साहब, सानवाल ने कहा। हालांकि जुल्म मेरे साथ हुआ है। अगर वो औरतें सामने आ जाए तो उनमें से एक को मैं पहचान लूंगी, रोशन की बीवी हुस्ना ने कहा। उसके पेशानी पर मौजूद मस्सा ही उसकी पहचान है। मुझे पानी पिला दो, अचानक सानवाल बोल उठा। बड़े जोर की प्यास लगी है। फिर वो खुद कलामी के अंदाज में बोलने लगा। ख्वाह मख्वाह शादी कर ली। ये शादी करके मुसीबत में फंस गया हूँ। शादी ना करता तो अच्छा होता। फिर वो बेचैनी से इधर उधर देखने लगे। मैं सानवाल की हरकत नोट कर रहा था। उसकी बेचैनी और घबराहट से साफ जाहिर हो रहा था कि दाल में कुछ काला जरूर है, या फिर पूरी दाल ही काली है। अभी मैं अगले कदम के बारे में सोच ही रहा था कि हेड कांस्टेबल सादुल्ला बोल पड़ा। आप ऐसा क्यों नहीं करते? सादुल्ला ने कहा कि इन दोनों औरतों को साथ ले जाकर सादतपुर सानवाल की हवेली में चले जाएं। वहां उन औरतों से सानवाल के घर की औरतों की शनाख्त करा ली जाए। मुझे सादुल्ला की ये तजवीज़ पसंद आई। मैंने सादुल्ला और 4 कांस्टेबल को साथ लिया और उसी वक्त सादतपुर सानवाल की हवेली को रवाना हो गया। वहां पहुंचे तो सानवाल ने कहा कि वो हवेली के औरतों को बता दे कि पुलिस वाले आए हैं। वो हवेली में चला गया और थोड़ी देर बाद वापस आया। मेरे घर की तमाम औरतें अंदर मौजूद है, सानवाल ने कहा। आप अंदर जाकर शनाख्त करवा लें। मैं दोनों औरतों को लेकर अंदर चला गया और कांस्टेबल को बाहर ही खड़ा रहने दिया। मैंने दोनों औरतों से कहा कि वो सानवाल के घर में मौजूद तमाम औरतों को गौर से देखें और बताएं कि इनमें वो औरत है या नहीं। दोनों ने सानवाल के घर की औरतों का बगौर मुलाहिजा किया और फिर नफी में सर हिलाकर कहा कि वो औरत इनमें मौजूद नहीं है। मेरी सारी उम्मीदों और अंदाजों की इमारत धड़ाम से गिर पड़ी। इस खबर से मुझ पर मायूसी तारी हो गई। कत्ल का एक पेचीदा केस हल होते होते रह गया। नंबरदार भी वहां मौजूद था। वो बड़ा इसरार करके मुझे अपने हुजरे यानी अवामी मेहमान खाने में ले गया। मैं वहां जरा सुस्ताने के लिए गांव तकिए से टेक लगाकर पलंग पर नीम दराज हो गया। नंबरदार ने ठंडी और मीठी लस्सी से तवाज़ी की तो दिमाग में सुकून सा महसूस हुआ। मैं तकिए से टेक लगाए इस केस के वाकयात पर गौर करने लगा। हुजरे का दरवाज़ा मेरी दाईं तरफ था और वो आधा खुला हुआ था। मुझे यूं लगा कि दरवाजे के बाहर के सामने से कोई गुजरा है। मैंने कोई अहमियत ना दी। ज़रा देर बाद फिर कोई दरवाजे के सामने से गुजरा तो मेरी पुलिस वाली हिस्स बेदार हो गई। मैंने दरवाजे पर नज़रें जमा ली। ज़रा ही देर गुजरी थी कि फिर तीसरी मरतबा कोई वहाँ से गुजरा। इस मरतबा मैंने साफ देख लिया कि वो कोई मर्द है जिसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं। मैं बिजली की सी तेज़ी से उठा और पलक झपकने में दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा। बाहर एक खुशपोश आदमी खड़ा था जो शक्ल सूरत से मुअज़्ज़िज़ लग रहा था। वो पुख्ता उम्र का आदमी और काले और सफ़ेद मिले जुले बालों की दाढ़ी खूब उस पर जंच रही थी। मैंने उसको अंदर बुला लिया। वो अंदर आ गया तो मैंने पूछा, कौन हो भाई, और मेहमान खाने के दरवाजे पर बार बार क्यों आ रहे हो? मेरा नाम रहमत है हुजूर, उसने कहा। मैं ज़मींदार हूँ, आपसे एक बात करना चाहता हूँ, मगर झिझक रहा था। ऐसी क्या बात है जो तुम मुझसे करना चाहते हो? अगर आप मेरा नाम राज में रखे तो मैं बताऊंगा। रहमत ने कहा, मैं किसी से दुश्मनी नहीं लगाना चाहता। मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं उसका पर्दा रखूंगा
اور کسی پر یہ ظاہر نہیں ہونے دوں گا کہ اس نے میرے ساتھ کوئی بات کی ہے۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ ہم اپنے کسی مخبر کا نام ظاہر نہیں کیا کرتے۔ اسے یقین ہو گیا کہ میں اس کا نام ظاہر نہیں کروں گا۔ سانوال نے آپ کو دھوکہ دیا ہے جی، رحمت نے کہا۔ اس نے حویلی کی پچھلی دیوار سے اپنی ماں کو کسی اور کے گھر میں اتار دیا۔ اس طرح شناخت والی عورتوں میں اس کی ماں شامل نہیں تھی۔ سانوال کا اس گاؤں میں بڑا اثر رسوخ ہے، اس لیے کسی نے آپ کو بتانے کی جرات نہیں کی۔ میں نے اس آدمی کا شکریہ ادا کر کے رخصت کر دیا۔ اس نے میری بہت بڑی مدد کی تھی اور اس نے میری بہت بڑی مشکل آسان کر دی تھی۔ گاؤں میں اکثر لوگوں کی دشمنیاں ہوتی ہیں۔ رحمت بھی سانوال کے خلاف کوئی دشمنی ہی نکال رہا تھا، مگر اس سے میرا کام آسان ہو گیا تھا۔ مجھے سانوال کی مکاری پر بہت غصہ تھا۔ رحمت کے جاتے ہی میں نے سانوال کو حجرے میں بلا لیا۔ وہ آگے اور سوالیہ نظروں سے میری جانب دیکھنے لگا۔ میں اس وقت کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ کیا تم نے اپنے گھر کی ساری عورتوں کو شناخت کے لیے پیش کر دیا تھا؟ میں نے اس سے سخت لہجے میں کہا۔ جی ہاں سرکار، اس نے ذرا گڑبڑا کر کہا۔ آپ کو کوئی شک ہے؟ میں ٹہلتے ٹہلتے اس کے قریب آیا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے بائیں گال پر مارا۔ میں اپنی تعریف کرنا اچھا نہیں سمجھتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اللہ نے بہت اچھی صحت اور بہتر قدبت دیا ہے۔ میرا تھپڑ کھا کر وہ فرش پر گر پڑا۔ ابھی وہ زمین پر ہاتھ رکھ کر اٹھنے ہی لگا تھا کہ میں نے اپنا بھاری بھرکم بوٹ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا اور دباؤ ڈالنے لگا۔ وہ درد کی شدت سے تڑپنے لگا۔ تمہاری ماں کہاں مر گئی ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ اسے فوراً حاضر کرو۔ میرا سوال سن کر سانوال کے چہرے پر چھائے تکلیف کے آثار حیرت میں بدل گئے۔ وہ بھوچکا سا رہ گیا۔ میری بہن بیمار ہے، سانوال نے کہا۔ وہ اس کی تیمارداری کے لیے گئی ہے۔ اپنی ماں کو پیش کر دو، میں نے اس کے ہاتھ پر سے اپنا بوٹ اٹھاتے ہوئے کہا، ورنہ تمہاری جان نہیں چھوٹے گی۔ آپ میری ایک عرض سن لے، سانوال نے کھڑے ہو کر اپنا ہاتھ سہلاتے ہوئے کہا۔ میری ماں کو نہ بلوائیں، آپ جیسے چاہیں گے میں آپ کو خوش کر دوں گا۔ اس کی یہ بات سن کر میں بہت خوش ہوا کہ اب یہ کیس حل ہونے والا ہے۔ آپ یہ سن کر شاید حیران ہوں گے کہ میں کیس حل ہونے پر خوش ہو رہا تھا یا رشوت ملنے پر۔ میں آپ کو اصل وجہ بتاتا ہوں۔ یہ آج سے تقریباً 48 سال پہلے کے زمانے کی بات ہے۔ میں گھر سے زمیندار تھا، خوشحال تھا۔ روپے پیسے کا کوئی لالچ نہیں تھا کہ رشوت کی تمنا ہوتی۔ ویسے بھی میں ایک نوجوان لڑکی کے قتل کے مقدمے کو رشوت لے کر ہضم کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ ان وقتوں میں جو کیس ذرا پیچیدہ اور مشکل ہوتا تھا اس کو ہم بڑی دلچسپی سے حل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے اور مشکلات سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ بعد میں ایسے کیسوں کو ہم اپنا کارنامہ خیال کرتے تھے۔ آج کل میرے ہی عزیز پولیس والے جو موٹر کاریں رکھنے کے شوقین ہو گئے ہیں، ہر طرف راتوں رات دولت مند بننے کی دوڑ لگی ہے۔ رشوت کا دورہ ہے۔ افسوس کہ میرا پیارا ملک کدھر جا رہا ہے۔ حکومت کو بھی یہ بات تسلیم کرنی چاہیے کہ پولیس والے جتنی ڈیوٹی دیتے ہیں اس کے مقابلے میں ان کی تنخواہیں بہت کم ہیں۔ یہ بھی رشوت کی ایک وجہ ہے۔ میں تمہارا نذرانہ قبول کر لوں گا، میں نے کہا، پہلے تم اپنی ماں کو پیش کرو، پھر لینے دینے کی بات کریں گے۔ میرے صاف انکار نہ کرنے پر سانوال کچھ پور امید ہو گیا۔ اس نے بتایا کہ فلاں گھر میں اس کی ماں بیٹھی ہے، کسی کو بھیج کر بلوا لیں۔ میں نے کسی کانسٹیبل کو بھیجنے کی بجائے نمبردار کے گھر کی ایک ملازمہ کو بھیجا کہ فلاں گھر میں جائے اور سانوال کی ماں کو یہ کہہ کر ساتھ لے کر آئے کہ سانوال بلا رہا ہے۔ ذرا دیر میں وہ ملازمہ ایک ادھیڑ عمر کی عورت کو ساتھ لے کر حجرے میں آ گئی۔ حجرے میں ایک تھانے دار کو دیکھ کر اس کا رنگ ایک دم اڑ گیا۔ میں نے سب سے پہلے جو چیز نوٹ کی وہ اس کی پیشانی پر موجود مسا تھا۔ وہ ایک بھاری بھرکم عورت تھی۔ اس کے چہرے کے نقوش سے سختی اور کرختگی جھلکتی تھی۔ میں نے روشن کی ماں اور بیوی کو وہیں بلا لیا۔ جو ہی وہ حجرے میں داخل ہوئی ان کی نظر سانوال کی ماں پر پڑ گئی تو وہ چونک گئی۔ یہی ہے وہ مکار بڑھیا، حسنہ نے کہا۔ یہی ٹرنک ہمارے گھر میں رکھ گئی تھی۔ میرے شوہر اور دیور کو اس کمبخت کی وجہ سے حوالات میں رہنا پڑا ہے۔ کیس مکمل ہو گیا تھا، زراز کھل گیا تھا۔ آگے میرا کام تھا۔ میں نے سانوال اور اس کی ماں کو گرفتار کر لیا اور انہیں تھانے لے کر آ گیا۔ میں نے تھانے پہنچ کر سب سے پہلا جو کام کیا وہ یہ تھا کہ فوری طور پر علاقائی مجسٹریٹ سے اجازت لے کر شک میں پکڑے گئے دونوں بھائیوں یعنی روشن اور زین کو ڈسچارج دے دیا۔ سانوال اور اس کی ماں کو زیر دفعہ 54 گرفتار کر کے 7 یوم کی جسمانی ریمانڈ کے لیے علاقائی مجسٹریٹ کے پاس بھجوا دیا۔ مجسٹریٹ نے 7 دنوں کا ریمانڈ دے دیا۔ میں نے تفتیش شروع کر دی۔ سانوال نے مجھے رشوت پیش کر کے تقریباً اقبال جرم کر ہی لیا تھا۔ میں نے آخری وقت تک سانوال کو یقین دلائے رکھا کہ کچھ دے دلا کر اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ میں نے استادی طریقوں سے اسے بیان دینے پر راضی کر لیا۔ اسے چونکہ یقین تھا کہ
नजराना देकर वो अपनी गर्दन बचा लेगा, इसलिए उसने इकबाली बयान दे दिया। सानवाल ने जो बयान दिया वो गैर जरूरी तफसीलात हज़फ करके मैं सुना देता हूँ। सआदतपुर वाले और बहलूलपुर वाले बाली के कहलाते थे। ये एक ही बरादरी से ताल्लुक रखते थे। बाली के दरअसल एक मशहूर कबीला है। ये लोग आपस में ब्याह शादी करते थे। सानवाल की शादी बहलूलपुर के करमू जट नामी जमींदार की बेटी गुल्लू से हो गई। गुल्लू बहुत खूबसूरत थी, मगर शादी के बाद उसने चुपचाप और उदास रहना शुरू कर दिया। किसी के बुलाने पर बोलती, वरना चुप ही रहती। हर वक्त खोई खोई सी रहती। पहले तो सानवाल और उसके घर वालों ने तवज्जो ना दी, मगर फिर गांव की औरतों ने तरह तरह की बातें बनानी शुरू की तो सानवाल के दिल में शक के बिच्छू ने अपने पंजे गाड़ दिए। उसे शक होने लगा कि उसकी बीवी गुल्लू उसे नहीं चाहती, बल्कि शादी से पहले किसी और को चाहती होगी। सानवाल ने अपने बयान में कहा कि हमारा खानदान बहलूलपुर वालों की निस्बत बहुत ज्यादा खुशहाल और दौलतमंद है। गुल्लू के घर वालों ने बेटी की मर्जी मालूम किए बगैर दौलत देकर उसकी शादी कर दी और हमारे सर मुंड दी। गुल्लू कभी कभार शाम को बाहर भी निकल जाती और अक्सर वो बिगड़ बता ही जाती थी। सानवल की माँ ने अपने बेटे से कहा कि अपनी बीवी को संभालो, उसके तौर तरीके ठीक नहीं है। एक रोज रात गए सानवल अपनी जमीनों के मगरिबी किनारे के करीब पहुंचा तो उसे दरख्तों की झुंड में दो साए नजर आए। खदो खाल से साफ पता लग रहा था कि एक औरत है और दूसरा मर्द। सानवाल को कुछ शक गुजरा और वो दबे पांव उनकी तरफ बढ़ने लगा। जरा करीब जाकर उसने ललकारा तो मर्द ने उस पर लाठी से हमला कर दिया। सानवल ने बड़ी फुर्ती से ये वार बचा लिया और बर्छी से जवाबी वार किया जो मुकाबिल की टांग पर लगा, मगर ये वार जोरदार नहीं था। वो आदमी मुकाबले पर ठहरने के बजाय बिजली की सी तेजी से कमात की करीबी खेत में घुस गया और वो भाग गया था। सानवल ने औरत को करीब जाकर देखा तो वो गुल्लू थी। वो खड़ी थर-थर कांप रही थी। उसके पास एक ट्रंक पड़ा हुआ था जिसमें तमाम जेवर और कीमती कपड़े रखे हुए थे। वो अपने आशिक के साथ फरार हो रही थी। सानवल उसको पकड़कर घर ले आया और काट कबाड़ से भरे हुए एक कमरे में बंद कर दिया। उसने अपनी माँ को तमाम सूरत हाल बताई। दोनों माँ बेटे ने मशवरा करके गुल्लू को खत्म करने का फैसला कर लिया। सानवल ने टोका लेकर उसकी गर्दन काट दी। गुल्लू तड़प रही थी कि उसने करीब पड़ी बर्छी उठाकर उसके सीने में उतार दी। अब लाश को ठिकाने लगाने का मसला था। अब ये मरहला उन्हें तय करना था। यहाँ आकर उन दोनों माँ बेटों की मत मारी गई और उन्हें कुछ समझ न आया कि लाश कहाँ छुपाएं और कैसे छुपाएं। आखिर सानवाल ने लाश को ट्रंक में डाला और अपनी माँ और भावच को लेकर बैलगाड़ी में बैठकर दत्तूवाल की तरफ चले गए। सानवाल का ख्याल था कि कहीं वहीं पर ट्रंक रख कर निकल आएंगे, मगर फिर जब वो रोशन और जैन के घर से लस्सी पी रहे थे तो उन्होंने ट्रंक उनके घर रखवा दिया और वहां से निकल आए। मैंने सानवल का इकबाल जुर्म तहरीर करके उस पर उसका अंगूठा लगवाया। फिर मैंने उसे आला कत्ल बरामद कराने को कहा तो उसने बताया कि वो उसने अपने घर में छुपा रखा है। मैं उसे साथ लेकर उसके हवेली चला गया। मैंने नंबरदार और एक दो मोअज़्ज़िज़ आदमियों को साथ ले लिया था। इन मोअज़्ज़िज़ गवाहों की मौजूदगी में सानवाल ने एक काट कबाड़ से भरे कमरे से टोका और बर्छी निकालकर मुझे दे दी। मैंने मौके के मुताबिक कागजी कार्रवाई की और गवाहों से आला कत्ल की बरामदगी पर दस्तखत करवा लिए। जहां गुल्लू को कत्ल किया गया था वहां सफाई के बावजूद खून आलूद मिट्टी मौजूद थी। मैंने ये मिट्टी भी खुरच कर पार्सल बना लिया और सर बमुहर कर दिया। उसके बाद मैंने सानवाल की माँ से जो बयान लिया वो सानवाल के बयान की तस्दीक करता था। मैंने उससे पूछा कि उसके साथ दूसरी औरत कौन थी। उसने बताया कि दूसरी औरत उसकी बड़ी बहू थी। मैंने उसे भी थाने बुलवा लिया। उसने बयान दिया कि इस कत्ल से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। उसे सारे हालात मालूम थे। उसने छुपकर गुल्लू के कत्ल का सारा मंजर देखा था। मैंने उस औरत को डरा धमकाकर वादा माफ गवाह बनने के लिए कहा, जिस पर वो खुशी खुशी तैयार हो गई। फिर एक दिलचस्प बात यह हुई कि जब मैं मुकदमा तैयार करके केस अदालत में पेश करने की तैयारी कर रहा था कि एक दिन सुबह सवेरे एक नौजवान थाने में मेरे पास आ गया। उसने जब अपना नाम बताया तो मैं चौंक उठा। वो शम्स था, गुल्लू का आशना। उसने एतराफ किया कि वो और गुल्लू एक दूसरे को चाहते थे, मगर बरादरी मुख्तलिफ होने की वजह से उनकी शादी नहीं हो सकती थी। फिर गुल्लू की शादी सानवाल से हो गई और हंसने खेलने वाली गुल्लू को चुप सी लग गई। शम्स गुल्लू से मिलने के लिए अक्सर सआदतपुर चला जाता था। गुल्लू उससे मिलती थी और रो रो कर कहती थी कि उसे अपने साथ ले जाए। आखिर शम्स से गुल्लू की हालत बर्दाश्त न हुई और उन्होंने भाग निकलने का फैसला कर लिया। उसके बाद जो कुछ हुआ वो मैं आपको सुना चुका हूँ। शम्स ने बताया कि वो इस डर से गायब हो गया था कि टांग के जख्म की वजह से वो पहचाना जाएगा और सानवाल उसे कत्ल करा देगा। अब उसे पता चला
کہ وہ گلو قتل ہو گئی تو وہ سانوال کے خلاف بیان دینے کے لیے آ گیا تھا۔ میں نے اس کا بیان لے لیا اور اسے گواہی کے لیے بھی تیار کر لیا۔ اس نے کہا کہ وہ اپنی گلو کے قاتل کو پھانسی دلوانے کے لیے ضروری گواہی دے گا۔ گلو کے ذکر کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، مگر مجھے اس بزدل عاشق کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ وہ اپنی محبوبہ کو موت کے منہ میں چھوڑ کر اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ نکلا تھا۔ وہ اب مگرمچھ کے آنسو بہا رہا تھا۔ میں نے کیس بڑا مضبوط بنایا تھا، ثبوت بھی مہیا کیے تھے، وعدہ معاف گواہ بھی موجود تھی۔ شمس کی گواہی بھی بڑی اہم تھی۔ عدالت نے سانوال کو عمر قید اور اس کی ماں کو 7 سال کی سزا سنائی تھی۔ یہ کہانی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے اور ہم آ جاتے ہیں کہانی کے کرداروں کی طرف اور ہم کرتے ہیں اپنی باتیں۔ ہاں، سب سے پہلے تو سانوال، جب اس کو پتہ چل گیا کہ اس کی بیوی تو کسی اور سے محبت کرتی تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ کیا ضرورت تھی قتل کرنے کی؟ کیا قتل کرنا ایک آخری راستہ ہے؟ نہیں، چھوڑ دیتا، اس کو طلاق دے دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی تو ہمیں چھوٹ دی ہوئی ہے ہر چیز میں کہ فیصلہ کرنے کے لیے ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو جائے۔ تو اس نے تو قتل کر کے پھانسی کے تختے کے لیے خود کو تیار کر ہی لیا، اور قتل چھپتا نہیں، یہ بات تو صحیح ہے۔ اور کیا عقل دیکھو ان لوگوں کی، لے جا کے ٹرنک کسی اور گاؤں میں کسی اور کے گھر میں چھوڑا ہے، تو کیا وہ لوگ پکڑے نہیں جائیں گے؟ کہیں نہ کہیں سے تو وہ لوگ پہچانے جائیں گے ہی نا۔ ایسا تو نہیں کہ چھپ چھپا کر رہ جائیں گے۔ اور اس لوگ کو اس کو شاید ایسا لگا ہوگا کہ یہ لوگ ڈر کے مارے وہ لاش کہیں نہ کہیں چھپا دیں گے یا اس کو کہیں گاڑ دیں گے نا، یہ سوچا ہوگا، اس لیے اس نے ٹرنک وہاں چھوڑ دیا ہوگا۔ اور کتنا کمینہ نالائق آدمی، اپنی ماں کو دیوار پھاند کے بھگا دیا۔ بھلا ہو اس شخص کا جس نے آ کے بتایا، بھلے جیلسی میں بتائے، دشمنی بتائے، کیسے بھی بتائے، لیکن اسے پتہ ٹھکانہ بتا دیا کہ اس کی ماں تو بھائی دیوار باندھ کے بھاگ گئی تھی، آپ جا کے پکڑ لو اس کی ماں کو، دیکھ لو وہی ہوگی۔ ہاں، اور آ جاتے ہیں ماں باپ پر کہ ماں باپ اپنے بچوں سے ان کی مرضی پوچھیں۔ اور برادری کا کیا ہے، دیکھیے آج کچھ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، کچھ دنوں میں سب کچھ صحیح ہو جاتا ہے، لیکن دیکھیے اگر بچی کی پسند سے، اس کی لڑکی کی پسند سے اس کی شادی کی جاتی ان کی بچی کی پسند کی، تو آج زندہ ہوتی اور خوش ہوتی، اور اس کا چاہنے والا بھی کیسا تھا، اس کو مصیبت میں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ ایسے کیسے ہوتے ہیں چاہنے والے بھائی؟ ایسے تو نہیں ہونا چاہیے، ایسے لوگوں سے تو محبت ہی نہیں کرنی چاہیے جو ایسے چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جائے۔ ہاں، نہیں تو اگر تھوڑی سی ہمت دکھا دیتا تو سانوال سے اپنی محبوبہ کو بچا ہی لیتا نا، ہو سکتا ادھر سے ہی لے کر بھاگ جاتا، لیکن وہ ڈر کے مارے بھاگ گیا ایسے ہی اپنی جان بچانے کے لیے، اور یہ نہیں سوچا کہ وہ اس لڑکی کا کیا ہوگا۔ اور ارے یہ ساس بھی کتنی جبری نا، بیٹے کے ساتھ میں قتل میں حصہ لے لیا، اللہ کی پناہ، کیسے مار دیا وہ لڑکی کو، ٹرنک میں ڈال کے اس کو، اللہ کیسے کیسے لوگ نا۔ تو چلیے آپ لوگوں کو کیسی لگی؟ ہاں، لیکن ہمارے انسپیکٹر صاحب کو ماننا پڑے گا کہ انہوں نے، آغا صاحب نے بالکل اچھے سے تفتیش کی اور پکڑ ہی لیا جا کے اس کو آخر تک اس کو تو اسی میں ہی رکھا تھا کہ بھائی میں تو نذرانہ لے لوں گا، تجھے چھوڑ دوں گا۔ اس نے سب سارا اپنا بیان بھی دے دیا اور آلۂ قتل بھی دے دیا، یہ تو بہت اچھی بات ہو گئی۔ چلیے پھر ملتے ہیں اسی طرح کی کسی اچھی سی کہانی کے ساتھ میں، تب تک کے لیے مجھے دعا میں یاد رکھیے، اپنا خوب خیال رکھیے اور سنیے کہانی، بڑی محنت لگتی ہے نا، تو سنیے اور لائک بھی کریے، کمنٹس بھی لکھیے اور شیئر بھی کریے، اور جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریے۔ اور ایسا یہ کیا ہے طریقہ بھائی، سبسکرائب کر لیتے ہیں پھر سبسکرائب ہٹا بھی دیتے ہیں، تو ایسا نہ کیا کریں بھائی، سبسکرائب کر دیا ہے تو کر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر ملتے ہیں اگلی بار۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔